नमस्कार। आज की लघु कथा आजा नहीं मारूंगी। पहले जब हमारी आंखें लाल होती थी तब घर वाले जान जाते थे कि हम तालाब में नहा रहे थे। घंटों तक तैराकी में व्यस्त थे, तालाब में ही मस्ती कर रहे थे और लाल आंखों को छुपाने के लिए मुंह से किसी कपड़े में भाप लगाकर आंखों को सेक लेते या किसी के घर में चूल्हे के पास बैठे थे जैसा बहाना बनाते थे। लेकिन आज आज की तारीख में अब हमारी अगर आंखें लाल होती है तब घर वाले ये जान जाते हैं कि ये लड़का नशा करके आया है, ये कोई नशा करके ही लौटा है। इसे अच्छे से दंडित किया जाए, डांटा जाए या तो पीटा जाए। नहर में नहाते हुए पुल पर चढ़कर ऊंचाई से कूदने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन इसमें एक समस्या थी। अगर अम्मा हमें खोजते हुए यहाँ आ गई तो बल भर कूटेगी और मारते हुए घर तक लेकर जाएगी। या फिर स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों ने हमें चड्डी पहने हुए नहाते देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, क्योंकि इसी रास्ते से हमारे अधिकांश सहपाठी लड़के और लड़कियां आना जाना करते थे। अक्सर बचपन में हमारी मित्र मंडली जब बोरियत महसूस करने लगती और भयंकर गर्मी के दिनों में मोहल्ले में खेल कूद पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। घर वाले हमें पकड़ पकड़ कर किसी बकरी के बच्चे की तरह कमरे में जबरदस्ती सुलाने का प्रयास करते। तब हम लोग दीर्घ शंका निवारण का बहाना बनाकर हाथ में लोटा लेकर घर से निकल भागते या चुपचाप तालाब या नहर की तरफ भाग जाते थे। घंटों तक पानी में करतब दिखाते हुए या पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेलते। तब गहरे पानी में गोता लगाकर किसी ऐसी जगह से सतह पर निकल आते थे जिसकी कल्पना पकड़ने वाला कभी नहीं कर पाता था। यह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शक्ति लगाने वाला खेल था। सांस को लंबे समय तक रोककर पानी में डूबे हुए किसी दूर जगह पे निकल जाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कई बार जब दोपहर के समय तालाब में कोई नहीं होता था, उस समय हम सभी बच्चे लोग जहाँ महिलाएं नहाती है उसी घाट के पास चले जाते। वहाँ घंटों तक हम दोनों हाथ पानी में डुबाकर घुसाकर खजाना खोजने लगते और खजाना खोजने वाले बन जाते। हर बार पानी में तालाब के अंदर हाथ डालने के बाद जैसे ही हथेली को बाहर निकालते तब ढेर सारा कंकड़, कीचड़, मिट्टी, उसके बीच कुछ चमचमाता हुआ सामान भी मिल जाता था। अक्सर किसी बच्चे को 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 8 आने या तो 1 रुपये भी मिल जाता था। कभी कभी चाबी का गुच्छा, सेफ्टी पिन, हेयर पिन या हाथ में मछली ही आ जाती थी। कभी कभी किसी भाग्यशाली बालक को चांदी की पायल या अंगूठी भी मिल जाती थी। ऐसे ही एक शुभ अवसर पर हम मित्र मंडली और मेरा छोटा भाई नहर में कूद कूद कर नहा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। फिर भी पकड़े जाने का डर तो था ही। गला सबका सूख रहा था। कुम्हारों का गठौना, कुम्हारों का घाट, वहाँ अम्मा का पहुँचना मुश्किल था क्योंकि माता श्री कभी भी हमें खोजते हुए यहाँ तक नहीं आई थी। और मित्रों ने भी यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि इधर तो हमारे मोहल्ले की कोई महिला नहीं आती दोस्त, तो तू क्यों डर रहा है, आओ मस्ती करते हैं, खूब मस्ती के साथ नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं। लेकिन होने को तो होना ही था, उसे कोई नहीं टाल सकता। नहाते हुए अचानक मेरा ध्यान दूर से आ रही एक महिला पर गया जिसके हाथ में बांस की लंबी छड़ी थी। अगले ही पल मैंने अपनी माँ को पहचान लिया और छोटे भाई को सावधान करते हुए बोला, भाई थोड़ा देख, सामने से बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। और जैसे ही दोस्तों ने यह दृश्य देखा सभी के सभी डर गए क्योंकि सब के सब पकड़े जा चुके हैं। यह बात अम्मा पूरे मोहल्ले में बता देगी और सबकी कुटाई पिटाई तय हो चुकी है। अम्मा घूरते हुए गुस्से से लाल हमारी तरफ देख रही है। सबकी घिग्गी बन चुकी है, सब डर के मारे, सबका बुरा हाल है। और माँ ने मुझे दांत पीसते हुए गुस्से से आदेश दिया, बाहर निकल। मैंने अत्यंत द्रवित और डरे हुए आवाज से मस्तक हिलाते हुए ना कहा। डर के मारे मैं कांप रहा हूँ, मेरा सर हिल रहा है कि माँ मैं नहीं आऊँगा।
और ना कहते हुए मैंने बहुत बड़ा घोर पाप कर दिया। अम्मा को देखकर छोटा भाई भी ब्रह्मदेव को याद कर रहा है। किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो रही है। अम्मा ने दोबारा धमकी दी, तुरंत बाहर निकलो और घर चलो, रास्ते में नहीं पीटूंगी, इस बात का वादा करती हूँ। मतलब मार खाना तय है, बस अभी साथ में गए तो रास्ते में मारते मारते नहीं लेकर जाएगी, जिससे मोहल्ले में किसी तरह की बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन अम्मा का रौद्र रूप कुछ महाअनिष्ट होने का संकेत दे रहा था। अम्मा ने तीसरी बार और आखिरी बार धमकी दी। हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं गहरे जल राशि के बीच हूँ, अम्मा नहर में हमें पकड़ने के लिए नहीं कूदेगी। वह नहर के नीचे तो नहीं आएगी। उन्होंने पीछे पलटकर देखा और अगले ही पल उन्होंने कुछ अच्छा निर्णय लिया और तुरंत हमारे सारे कपड़े उठाकर घर की तरफ चली गई। मेरे सारे दोस्त जल्दी से बाहर निकले और कपड़े पहनने लगे। उसके बाद वो सब के सब घर की तरफ भागने लगे। हम दोनों भाई सिर्फ चड्डी पहने हुए बाहर खड़े थे और हमारे मोहल्ले के सारे दोस्तों को भागते हुए सिर्फ देख पा रहे हैं, ताकि वह घर पहुंचकर सीधे कमरे में सो जाएं और अपने घर में मार खाने से बच जाएं। तभी मेरा दिमाग काम करने लगा और हम दोनों भाई भी तेजी से उसी भीड़ में घुसकर घर की तरफ भागने लगे, ताकि थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए। लेकिन उस दिन भरी दोपहरी में साला कोई नहीं सोया था। सब घर के आसपास इतनी गर्मी में भी ऐसे खड़े हैं जैसे किसी राजा महाराजा की बारात निकलने वाली हो। उस दिन हमारे पास घर जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। आज कोई नहीं था जो हमें बचाए। कई लोगों ने हमें नंगे पूंगे भागते हुए देखकर अपार मनोरंजन प्राप्त किया। जिन लोगों को हमने चिढ़ाया और सताया था, उनको मुंह मांगी मुराद मिल गई। जिसने भी हमें इस हालत में देखा, उसने अपने पूरे दांत दिखाए। इज्जत का कबाड़ा हो चुका था। जहां हमें कई घंटे के बाद घुसना था अपने ही घर में, वहां हम 2 मिनट के अंदर मजबूरी में दाखिल हो चुके हैं। हमारे अंदर दाखिल होते ही अम्मा ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और आगे की जो कथा है वह कहीं ना कहीं सबके मस्तिष्क में छप चुकी है। जैसे ही घर का दरवाजा बंद हुआ, माँ ने अपनी गालियों, नसीहतों और अनुशासन के बारे में कही गई बातों को छड़ी के साथ स्वरबद्ध करके हमारी पिटाई शुरू कर दी। हर वार में एक नसीहत, हर छड़ी की मार एक नई कहानी, हर छड़ी की मार नहीं मानी गई बात का बदला। हम दोनों भाई रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर सारे देवताओं को याद कर रहे हैं। नहीं माँ, छोड़ दो माँ, बस उई माँ, अब से मैं माँ कसम हम लोग कभी नहर में नहीं नहाएंगे, घर में भी तुमसे पूछे बिना नहीं नहाएंगे। रोते हुए हमारे मन में सारे भजन बज रहे हैं। आज तो दादाजी और दादी जी भी घर में नहीं है जो हमें बचाते। माँ ने हमें जी भर कर पीटा और जब वो हमें पीटते हुए थक गई तब उन्होंने पीटना बंद कर दिया। उसके बाद वो अपने घर के काम में जुट गई। पिटाई से राहत तो मिल गई, लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। हमें अगले कुछ मिनट तक रोते ही रहना था। अगर हम रोना बंद कर देते तो तुरंत दोबारा पिटाई शुरू हो जाती। इसलिए हम दोनों भाई जबरदस्ती रोने का नाटक कर रहे थे। बिना मतलब के रो रहे थे। इसलिए रो रहे थे ताकि हमारा रोना देखकर, हमारा दुख देखकर हमारी माँ का भी दिल पसीज जाए। और इस रोने की आवाज़ में ही अम्मा को सुकून भी मिल रहा था। लेकिन क्या करें, रोते रोते जब हम दोनों भाई ने गलती से एक दूसरे की शक्ल देख ली और समझ गए कि दोनों के दोनों रोने का अभिनय कर रहे हैं मात्र, और इसी समझदारी के कारण एक दूसरे का मुंह देखते हुए हम दोनों को भयंकर हंसी आने लगी। कारण ये था कि अगर सिर्फ मेरी पिटाई होती तो छोटा भाई खुश होता, छोटे भाई की पिटाई होती तो मैं खुश होता। लेकिन समस्या ये थी कि हम दोनों की बराबर पिटाई हुई थी और हम इस बात की लड़ाई आगे चल के करते कि किसको ज़्यादा मार पड़ी। यही बात सोचकर हमने पूरा जोर लगा दिया कि हम ना हंसें। हमने आने वाले हर पल में पूरी शक्ति लगा दी कि हम ना हंसें। कैसे भी करके
1-2 मिनट और रो लेते तो हमारी जान बच जाती। लेकिन क्या करें, मन में एक ख्याल फिर से आ गया, मेरे भाई को मुझसे ज्यादा मार पड़ी है, बस फिर क्या था, हंसी का फव्वारा फूट पड़ा और हम दोनों भाई हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। एक दूसरे को देखकर पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे हंसने लगे जैसे हमने इससे पहले कभी भी इतना मनोरंजन प्राप्त नहीं किया होगा। हमें आगे आने वाले खतरे का अंदाजा ही नहीं था, मगर हमारी हंसी हमारी बर्बादी का कारण बन चुका था। हम अपनी हंसी को काबू नहीं कर पाए और माँ फिर से जब हमारे पास पहुंची और हमें राक्षसों की तरह हंसते हुए देखा तो उनका गुस्सा किसी जापानी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और अब हमें पहले से भी ज्यादा बुरी तरीके से पीटा जाने लगा। हम दोनों को पीटते हुए बारी बारी से हमारी मुंडी दीवार में ठोकी गई। तब हमें समझ आया कि काश हम अपनी उंगली ही चबा लेते या अपने बाल को नोच कर हंसी दबा लेते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अम्मा ने जब दोबारा हमें पीट पाट कर कुत्ते की तरह पीटा, उसके बाद जब माँ ने छोड़ा तो हम लोग हंसना तो छोड़ो, चलने फिरने के लायक भी नहीं बचे थे। लगभग 20 मिनट के बाद हम अपनी जगह से उठ पाने में सक्षम हुए। उसके बाद अम्मा ने हमें चाय दिया, साथ ही एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट, जिसे दोनों भाई ने आधा आधा बांट कर खा लिया और चाय बिस्किट खाने के बाद ही हमें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तो यह थी मनोज वेद प्रकाश पांडे की कहानी आजा नहीं मारोगे। कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी सुनते हुए अपने बचपन की दिनों की कहानियाँ याद आई हो या कुछ पुराने दिनों की बातें ताज़ा हो गई हो तो हमें मेल ज़रूर करें। धन्यवाद।